अस्सलाम वालेकुम। एडिटोरियल्स एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक और वीडियो आपके सामने बेटा प्रेजेंट की जा रही है। इसमें जो हमारा पहला एडिटोरियल है ये डॉन न्यूज़ में पब्लिश हुआ है और इसका टाइटल है डिलेड डिलेड बेल आउट। अब नाम से पता चल रहा है कि जी पाकिस्तान और आईएमएफ से रिलेटेड ये एडिटोरियल होना है। इस एडिटोरियल में बात की गई है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान का जो है वो एक बेल आउट पैकेज है वो उस पर दोनों पाकिस्तान और आईएमएफ जो है वो एग्री हुए थे। $7 बिलियन का जो है वो आपका बेल आउट पैकेज था और 15 जुलाई को जो है वो $7 बिलियन का। और ये 15 जुलाई को इस पे दोनों एग्री हुए थे। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस डील का मकसद था कि पाकिस्तान की जो ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको जो है वो पाकिस्तान मैनेज कर सके। लेकिन इसके अप्रूवल का प्रोसेस अभी तक डिलेड है और ये बहुत कंसर्न की वजह है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने आईएमएफ को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि आईएमएफ की हमेशा से हिस्ट्री रही है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हमेशा डिले करके ही हमें देता है। अब इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, कुछ रीजंस इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं, कुछ रीजंस जो है वो मैं आपके साथ वैसे डिस्कस कर देता हूँ। अब इसमें पहली जो रीजन इस एडिटोरियल के अंदर बताई गई वो ये है कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर जो है वो इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देर आर सजेशंस दैट आईएमएफ माइट बी डिलेइंग द अप्रूवल ऑफ फॉर पॉलिटिकल रीजंस। और मतलब इसके पीछे पॉलिटिकल मकासद हैं और वेस्टर्न पावर्स ये चाहती हैं कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ का कर्जा मिले या आईएमएफ से जो डी ये जो लोन मिले, इससे जो है वो पाकिस्तान चाइना का कर्जा जो है वो ना उतार सके। दूसरी चीज, डेट रोल ओवर का मतलब ये, जिस तरह मैंने प्रीवियस और एडिटोरियल्स में बताया था कि पाकिस्तान को जो है वो आईएमएफ ये कहता है कि आपको श्योरिटी देनी है या आपको इस बात की गारंटी लेनी है कि चाइना, सऊदी अरब और यूएई और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को कर्जा देते हैं वो पाकिस्तान को थोड़ा सा एक्सटेंशन देंगे अपना लोन रीपे करने में। और तीसरी चीज, पाकिस्तान ने जो है वो अपने फंडिंग गैप को कवर करने के लिए एडिशनल $2 बिलियन जो है वो जमा करने हैं। अब ये तो हो गई इस एडिटोरियल के अंदर जो बात थी। अब बात करते हैं जो इसके अलावा जो वजह है उस वो वजह ये है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ने रिसेंटली अपना पावर सेक्टर के अंदर जो सर्कुलर डेट है, जिसे गर्दिशी कर्जा कहते हैं, गर्दिशी कर्जा या सर्कुलर डेट वो रकम होती है जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हुकूमत से या आम कंज्यूमर से हासिल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये कर्ज बढ़ता जाता। मतलब जब गवर्नमेंट के लोग बिल पे नहीं करेंगे या आम आवाम बिल पे नहीं करेगी तो आपका सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता जाएगा। अब इस साल पाकिस्तान का ये कर्ज जो सर्कुलर डेट है ये अप्रोक्सीमेटली 100 अरब रुपए जो है वो बढ़ जाएगा। 100 बिलियन रुपीस जो है वो इसमें इजाफा हो जाएगा। और जून 2025 तक ये कर्जा बढ़कर 2550 अरब रुपए हो जाएगा। अब आईएमएफ को तशवीश का इजहार इसलिए है कि ये पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान से ये डिमांड की है कि आपने अपना सर्कुलर डेट 2500 अरब से ज्यादा नहीं होना देना। 2500 बिलियन से आपने ज्यादा नहीं होने देना। अब ये बिल्कुल उस तरीके से है कि जिस तरीके से आप एक आदमी एक आदमी आपको कर्जा देने से पहले देखता है कि यार ये बंदा तो हर किसी से कर्जा ले रहा है, इसने फलाने का भी कर्जा नहीं उतारा, फलाने का भी नहीं उतारा, तो मेरा कैसे कर्जा उतारेगा। तो आईएमएफ को ये डाउट है कि पाकिस्तान का जिस तरह से सर्कुलर डेट बढ़ रहा है तो पाकिस्तान कैसे हमारा लोन वापस करेगा। तो पाकिस्तान ने आईएमएफ को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हम लोग जो है वो बिजली के जो रेट हैं या टैरिफ हैं उसमें टाइमली एडजस्टमेंट करके इस कर्ज को कंट्रोल कर लेंगे। मतलब वही है कि जो आम लोगों के ऊपर जो है वो बिजली के मद में ज्यादा जो है वो चार्जर पर यूनिट प्राइस जो है वो लोगों के ऊपर लगाई जाएगी। तो ये वो वजूहात है जिनकी वजह से हम जिसे कह सकते हैं कि आईएमएफ जो है वो आपके साथ डील को जो है वो अप्रूवल अप्रूवल देने में जो है वो देर कर रहा है। अब इस बात की भी स्पेकुलेशंस हैं कि आईएमएफ जो है वो ये इंतजार कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना, सऊदी अरब और यूएई से जो है वो कर्जे की थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल जाएगी। आईएमएफ इस बात पे भी इंतजार कर रहा है कि जिस तरह श्रीलंका को चाइना ने जो है वो थोड़ी सी
वो दी है, रिलीफ दिया है। उसके बाद जो है पाकिस्तान को भी चाइना जो है उसी तरह का रिलीफ दे सकता है कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दे कि आप लोन थोड़ा सा आगे जाके पे कर दें। तो फिर जो है वो आईएमएफ जो है पाकिस्तान को कर्जा दे, ताकि पाकिस्तान का जो ये जो कर्जा है, ये जो $7 बिलियन की जो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिलेगा, इसके पैसे जो है पाकिस्तान चाइना के कर्ज उतारने में जो है वो ना लगा दे। ठीक है। सो इसका जो अगर समरी है तो वो यही है कि जो आईएमएफ की जो अप्रूवल ना होना, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक मामलात को जो है वो मजीद ख़राब कर रहा है। और गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उनको फौरी तौर पे इसके ऊपर इकदाम उठाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आईएमएफ के एतराज़ात हैं या जो आईएमएफ के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, और जल्द अज जल्द इस डील की जो है वो अप्रूवल की करवाई जाए, ताकि पाकिस्तान के माशी मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा सके। तो ये बेटा इस एडिटोरियल में बात की गई थी। बेटा हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है इसका टाइटल है सुपर बग थ्रेट, और ये भी डॉन न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। सबसे पहले मैं आपके साथ सुपर बग डिस्कस कर लूं कि क्या है। सुपर बग्स बेसिकली वो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स, मतलब जो एंटीबायोटिक्स का मुकाबला कर सकते हैं, मतलब जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। इनको जो है वो हम सुपर बग्स कहते हैं। और जब एक टर्म आपने सुनी होगी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होती है जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि उन पे मेडिसिन, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स, असर ना करें। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो बात अभी मैं बता रहा हूँ, ये एडिटोरियल के अंदर डिस्कस नहीं की गई, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये इशू बहुत ज्यादा जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बढ़ता जा रहा है, और तकरीबन हर साल 7 लाख जो अमवात हैं वो इसी वजह से होती हैं। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो तीसरी बड़ी वजह है डेथ की, थर्ड लार्जेस्ट कॉज है डेथ की है पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा जो है वो एक हार्ट डिजीज होगी, और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, वो नंबर 1 और नंबर 2 पे जो है वो आते हैं। अब सवाल ये है, पाकिस्तान जो है 126 बिलियन रुपीज जो है वो 2023 में खर्च कर चुका है सिर्फ एंटीबायोटिक्स के ऊपर। इतना ज्यादा पाकिस्तान जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंटीबायोटिक्स का। थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर दुनिया के अंदर जो आता है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहला लार्जर कंट्रीब्यूटर जो है वो या कंज्यूमर कौन है। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं, इन्होंने बहुत सारी लाइफ्स बचाई हैं। इन्हें वंडर ड्रग्स भी कहा जाता है। वंडर ड्रग्स मतलब जो मोजज़े करती हैं। और अब पाकिस्तान में इनका ओवर यूज बहुत होता है और मिस यूज बहुत होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसे हम सुपर बग कहते हैं। अभी भी एडिटोरियल के ऊपर बात जो है वो मैं आगे जा करूंगा, पहले इससे रिलेटेड जो है वो चीजें थोड़ी सी डिस्कस कर लें। बल्कि चले हम लोग एडिटोरियल से रिलेटेड ही बात अब डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको सुपर बग का भी पता चल गया और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का भी पता चल गया कि क्या चीज होती है। अब बच्चे ये इसके ऊपर बात करना जरूरी क्यों है, सुपर बग थ्रेट के ऊपर? क्योंकि ये अभी एक रिसर्च के अंदर जो है वो पाया गया है कि 2050 तक सुपर बग्स तकरीबन 10 मिलियन पीपल्स को जो है वो या पीपल को किल कर सकते हैं इन अ सिंगल ईयर। ये एक ह्यूज नंबर है, और ये परेशानी की बात है उन ममालिक के लिए जहां पर जो क्या कहते हैं, इसका इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा है, जहां पर हेल्थ सेक्टर जो है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो है वो ये एक बड़ा मसला जो है वो। अब इसमें बहुत सारी कॉजेज हैं, कुछ इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस की गई हैं, कुछ जो है वो मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा कि क्यों जो है वो लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं एंटीबायोटिक्स का। बेटा इसकी एक वजह तो है सेल्फ मेडिकेशन। पाकिस्तान में एक तो हर कोई डॉक्टर है, हर घर में डॉक्टर पैदा हो। डॉक्टर से मुराद, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री ना भी हो, हर किसी को पता होता है कि जिससे पूछ लें जुकाम की दवाई कौन सी है, फलानी दवाई कौन सी है, तो वो जो है वो आपको वो दवाई बता देगा, और आप जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर उसको जो है वो खाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। एक तो ये वजह है कि हर पर्सन खुद से ही डॉक्टर बन जाता है, और खुद से ही जो है वो अपनी मर्जी से विदाउट एनी
रिकमेंडेशन वो जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर देता है विदाउट प्रॉपर नॉलेज। सेकंड रीजन ये है बेटा कि आपकी एक एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स तक जो है वो एक्सेस बहुत इजी है। आप विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप जो है वो जाकर एंटीबायोटिक्स परचेज कर सकते हैं। और लोगों को नहीं पता होता है कि उन्हें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है नहीं है, वो जाके ले आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको जो है वो जुकाम हो गया है, नज़ला हो गया है, और जो कि वायरस की वजह है, वायरस वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, तो उस पे एंटीबायोटिक्स असर नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आर नॉर्मली डेडिकेटेड टू बैक्टीरियाज नॉट फॉर वायरसेस। बल्कि इससे सूरत हाल मजीद खराब होती है, क्योंकि वो जो आपका बैक्टीरिया है वो उससे रेजिस्टेंट होता जाता है। उसके अलावा डॉक्टर्स भी यही काम करते हैं कि एंटीबायोटिक्स दी और जो है वो मरीज को क्विकली ठीक करने की कोशिश की। तीसरी चीज बेटा जो आपकी इसमें आती है वो है इनकम्प्लीट कोर्स। मतलब हम में से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कि हम लोगों ने दवाई ली, एंटीबायोटिक्स ली या जो भी ली, उसको जैसे ही हमें बुखार ठीक हुआ, हमें नज़ला जुकाम ठीक हुआ या जो भी हमारा इश्यू ठीक हुआ, तो हमने पूरी अपना जो कोर्स होता है मेडिसिन का वो कंप्लीट नहीं करना होता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बच जाता है और बचने के बाद वो रेजिस्टेंट भी हो जाता है। उसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स आपके मुल्क में बनती हैं वो पुअर क्वालिटी की हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो लेस इफेक्टिव होती जा रही हैं। अब इससे लड़ना कैसे है? इससे लड़ना ये है, या इसका सोल्यूशन ये है कि आप पब्लिक अवेयरनेस उसको प्रमोट करें। दूसरी चीज, आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की तरफ जाएं। गवर्नमेंट को जो है वो ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जो इस बात को इंश्योर करें कि एंटीबायोटिक्स उसी वक्त ही लोगों को दी जाएंगी जब जब क्या होगा, जब डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, उसके अलावा नहीं दी जा सकती। उसके बाद ड्रग्स कंपनीज के ऊपर प्रॉपरली नजर रखनी चाहिए, इनको इनको मॉनिटर करना चाहिए, ताकि देखा जाए कि लो क्वालिटी एंटीबायोटिक्स ना बताएं। एंड लास्टली आपको अपना हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, और हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए, ताकि जो है वो जो एंटीबायोटिक्स का जो बेटर इस्तेमाल है, बेटर यूजर्स को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। मतलब वैक्सीनेशन भी जो है वो आपको उन इन्फेक्शन से बचा सकती है जिनसे जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स जो है वो जिनके लिए एंटीबायोटिक्स आपको लेनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टाइफाइड की वैक्सीन जो है वो जैसे सिंध के अंदर जो है वो टाइफाइड वैक्सीन की कंपेन चली थी, और जिसने जो है वो वहां पर टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए वैक्सीनेशन सॉरी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को काफी हद तक जो है वो डिक्रीज कर दिया था या रिड्यूस कर दिया था। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई है। ये एडिटोरियल मैंने जैसे बताया डॉन न्यूज में पब्लिश हुआ है, आप इसको पढ़ें। डेफिनेटली ये आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में जो है वो हेल्प कर सकता है। बेटा हमारा जो थर्ड एडिटोरियल है ये भी डॉन न्यूज के अंदर पब्लिश हुआ है, जिसका टाइटल है विल नॉट टॉकिंग अशर इन पीस। बेसिकली ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर जो है वो आपको एडिटोरियल लिखा हुआ नजर आएगा। इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ टॉक्स तब तक नहीं हो सकती जब तक जम्मू और कश्मीर में जो है फुली पीस रिस्टोर ना हो जाए और पाकिस्तान अपनी जो है वो जो एक्टिविटीज है कश्मीर में उसको रोक ना दे। और ये कमेंट जो है वो देख के लगता है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक पॉलिटिकल जो है वो उनका एक ड्रामा है। जिस तरह की इंडियन जो है वो क्या कहते हैं सियासतदानों की आदत है कि पाकिस्तान का नाम यूज करके पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करना, और उनके नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को शो करता है। और इससे ये भी नजर आता है कि इंडिया जो है वो उसी माइंडसेट के साथ खड़ा है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो हमने बात नहीं करनी किसी किस्म की भी। अब आजाद जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहां पर जो है वो 18 सितंबर को उनकी असेंबली के इलेक्शंस होने। और जो अमित शाह है वो इस तरह के बयान देकर वहां पर जो है वो उसमें कामयाबी हासिल करना चाहता है। इंडिया का ये वतीरा रहा है कि जब भी वहां पर कोई इलेक्शंस होते हैं तो वो एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम जो है वो प्रोपेगेंडा और एंटी मुस्लिम जो है वो नैरेटिव बनाकर जो है वो अपनी जो है वो क्या कहते हैं सीट्स को जो है सिक्योर करते हैं। अब इंडिया की जो अप्रोच है टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स पीस एंड निगोशिएशन, वो बड़ी अजीब सी है। इंडिया जो है
अ, एक तरफ कहता है कि जी कश्मीर के अंदर पीस लाना है मैंने, और पाकिस्तान के साथ जो है वो मुज़ाकरात भी नहीं वो करना चाहता। और दूसरी चीज, इंडिया जो है जहां पर दुनिया में अमन का जो है वो एक अलंबरदार बनने की कोशिश कर रहा है, वो यूक्रेन रशिया इशू के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सके, वहीं वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करके जो है वो कोई पीस लाना नहीं चाहता रीजन में। अब मतलब अपने घर में आग लगी और दूसरों के घर में आग बुझाने की जो है बात हो रही होती जा रही है। इंडिया प्रीवियसली भी ऐसे बहुत सारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में जो है वो आगे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो उनका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इशू है कश्मीर इशू, उसके ऊपर वो बात नहीं करना चाहता। अब इसमें डोमेस्टिक पॉलिसीज भी हैं और बहुत सारे इश्यूज भी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो माजी में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए, ये डिमोनेटाइजिंग करेंसी जिसको 2016 में उन्होंने किया, और आर्टिकल 35 और 370 जिसे 2019 में उन्होंने रिवोक किया। और इसका मकसद ये था कि जी हम कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करेंगे। मोनेटाइजिंग या डिमोनेटाइजिंग मैं आपको समझा दूं कि इसमें ये होता है कि इंडिया ने 2016 के अंदर ये पॉलिसी जो है वो अपनाई थी। इसमें हुआ क्या था कि नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि 500 और 1,000 रुपए के जो नोट्स हैं, जो इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली 86% इनका हिस्सा है, वो जो है वो वैलिड नहीं होंगे। और इसका मकसद ये था कि ब्लैक मनी या वो मनी जो दहशतगर्दी में यूज होती है उसको जो है वो दहशतगर्द इस्तेमाल ना कर सकेंगे। लोगों को कहा गया कि आप जो है वो ओल्ड करेंसी बैंक्स में जमा कराएं और उसकी जगह पे नई करेंसी जो है वो आके ले जाएं। तो ये स्कीम बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई, क्योंकि इससे जो है वो लोगों को बैंक्स के बाहर लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ा। एटीएम्स जो है उनके बाहर लाइन जो है वो लगी रही ताकि लोग नए ओल्ड नोट्स जो है वो जमा करा के पुराने नए नोट्स ले सकें। बिजनेसेस जो है वो कैश शॉर्टेज की वजह से बड़े जो है वो इफेक्ट हुए। तो ये उल्टी उनकी जो है वो उनके गले पड़ गई ये स्कीम। और आर्टिकल 35 और 370 भी करने के बाद इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कश्मीरी जो प्रो इंडियन स्टांस रखते थे या एटलीस्ट एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते थे, उनकी सपोर्ट जो है उसको भी खो दिया। तो ये दोनों पॉलिसीज जो है वो मोदी ने जो है वो वहां पर अमन लाने के लिए, कश्मीर के अंदर अमन लाने के लिए की, लेकिन अभी तक वहां पर अमन नहीं आया। और इसका मतलब ये है कि अमन तब तक नहीं आएगा, सुकून वहां पर तब तक नहीं आएगा जब तक पाकिस्तान के साथ मीनिंगफुल टॉक नहीं की जाएंगी। ठीक है। और ये इस बात को अमित शाह ने भी एडमिट किया है कि वहां पर जो है वो अभी तक अमन नहीं आया, वहां पर फुली जो है वो सूरत हाल कंट्रोल नहीं है। और बीजेपी चाहती है कि अगर किसी तरीके से इस इलेक्शंस में उनकी जीत हो और उनको जीतने के बाद वहां पर जो है वो अपनी एक बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनाए जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगी, जिसकी वजह से मजीद वहां पर मुसलमानों के लिए सूरत हाल खराब होगी। अब इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इसके या इसका जो अगर हम सिर्फ इसका एनालिसिस करें तो एनालिसिस इसका यही है कि या अगर हम मैं इसकी समरी बताऊं तो समरी यही है कि बेसिक ये टॉप ये जो एडिटोरियल है ये कन्वे करता है कि इंडिया का मीनिंगफुल डायलॉग में पाकिस्तान के साथ एंगेज ना होना ये शो करता है कि उनकी जो एक पॉलिसी है टुवर्ड्स पीस वो फ्लॉड है, उनकी अप्रोच फ्लॉड है। वो अपने घर के अंदर अमन नहीं लाना चाहते, अपने रीजन में अमन नहीं लाना चाहते, दुनिया में जो है वो अमन लाने की जो है उन्हें फिक्र पड़ी हुई है। और बेसिकली इसने क्रिटिसाइज किया है इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज को, उनकी इंटरनल जो है वो कश्मीर के अंदर जो मामला लेके चल रहे हैं, लाइक उन्होंने डिमोनिटाइजिंग के का जो अमल किया, जो उन्होंने आर्टिकल 35 और 370 को खत्म किया, लेकिन उसको खत्म करने के बाद भी वहां पर टेररिज्म जो है या जो एक रेडिकलाइजेशन है वो खत्म नहीं हुई। जिसका मतलब ये है कि जब तक आप पाकिस्तान के साथ पीसफुली, पाकिस्तान के साथ सही तरीके से बात नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो क्या कहते हैं वहां पर अमन जो है वो फुली नहीं ला सकते। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया था, बाकी आप इसको पढ़ें, काफी अच्छा एडिटोरियल है। कश्मीर इशू से रिलेटेड आपको जो है वो काफी नॉलेज देगा, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के रिलेटेड जो है खासतौर पे करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में ये आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है इसका टाइटल है पॉइजनिंग कराची। और ये बेसिकली लिखा गया है कराची के अंदर जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसके पर्सपेक्टिव से। अभी रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने जो है वो रिवील किया है कि कराची का एक टाउन है लियाकताबाद।
लियाकताबाद के अंदर पानी की सूरत हाल को, कि वहां पर पानी की क्वालिटी क्या है, उसके बारे में जो है वो बात की गई है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें हुआ ये था। ये एडिटोरियल के अंदर नहीं बताया गया, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो ये जो कराची यूनिवर्सिटी की टीम है, इन्होंने 2022 में लियाकताबाद के कोई 33 जो है वो पाइप्ड वाटर के सैंपल्स कलेक्ट किए थे, ताकि उसकी क्वालिटी को जो है वो चेक किया जा सके। तो पता ये चला बेटा कि जो आपके ये जो पानी के सैंपल्स हैं, इनमें से 95.6% वाटर्स के अंदर मेटल की कंटेमिनेशन थी। ठीक है। इकोलाई जो है 74% जो है वो सैंपल्स में पाया गया। आगे जाके मैं बताता हूँ कि इकोलाई और ये जो मेटल कंटेमिनेशन है क्या करती हैं। और 70% जो है आपका सैंपल्स थे, उनके अंदर फेशियल मटेरियल जो है वो पाया गया। उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, 78.27% सैंपल्स के अंदर डेंजरस हद तक जो है वो आर्सेनिक की जो है वो अमाउंट जो है वो पाई गई। अब मैं जरा आपको बताता हूँ कि ये चीजें करती क्या हैं। बेटा जो मेटल कंटेमिनेशन है, ये बेसिकली मेटल लाइक लेड, आर्सेनिक और मरकरी, ये बहुत सारी डिजीज लाइक लेड जो है वो आपके दिमाग को डैमेज कर सकता है, खास तौर पे बच्चों में, जिससे उनके लर्निंग और बिहेवियरल इश्यूज जो है वो सामने आते हैं। उसके अलावा आर्सेनिक जो है वो कैंसर, हार्ट इश्यूज और स्किन प्रॉब्लम्स में जो है वो अपना रोल प्ले करता है। और जो मरकरी जो है वो आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है। इकोलाई जिसको जो 74% सैंपल्स में नजर आया है, ये बैक्टीरिया इंसानों और जानवरों के वेस्ट में मौजूद होता है। ठीक है। मतलब जो वाटर है वो कंटेमिनेटेड है। अब आप उसको समझ लें कि आपके जो वेस्ट मटेरियल है, जो हम लोग जो है वो रिमूव करते हैं अपनी बॉडी में से, उसके अंदर जो है वो ये मौजूद होता है, और वो इस पानी के अंदर भी पाया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को डायरिया के इश्यूज, किडनी स्टोन्स के इश्यूज, स्वेयर स्टमक पेन के इश्यूज है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। और 70% सैंपल्स के अंदर, जैसे मैंने को बताया कि आपको फेशियल मटेरियल जो कि ह्यूमन वेस्ट है वो मिलता है, तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस। और इसके अलावा एक और बात जो इस एडिटोरियल में मेंशन नहीं की गई बट इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है, वो ये है कि पानी जो है उसके अंदर टर्बिडिटी बहुत ज्यादा पाई गई, यानी कि पानी जो है वो स्लाइटली गदला है, क्लाउडी है। जो और टर्बिड वाटर जो होता है वो हार्मफुल जर्म्स और पैरासाइट्स के लिए एक जन्नत है। ठीक है। तो ये जो है वो चीजें आपको जो है वो यहाँ पे नजर आती हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है बेटा फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो बच्चे कराची के रहने वाले हैं, जो लियाकताबाद में रहते हैं, दे विल बी अवेयर कि वहाँ की पाइपलाइन जो है वो टूटी हुई हैं, और सीवरेज का पानी साफ पानी के साथ जो है वो मिल रहा है, जिससे कंटेमिनेशन हो रही है और ये बीमारियां फैल रही हैं। और कुछ इंडस्ट्रियल जो आपकी जो है वो इफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल कंटेमिनेशंस हैं, वो भी जो है वो साफ पानी के साथ मिक्स हो रही हैं। अब जो मैं आपके साथ स्टैट्स डिस्कस करने लगा हूं, ये भी आपके एडिटोरियल के अंदर डिस्कस नहीं किए गए। और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 40% जो ऑल फर्टिलिटीज हैं उनका ताल्लुक पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर से, 40% जो अमवात होती हैं पाकिस्तान में, उनका ताल्लुक, ये इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया लेकिन सेरेटोरियल में डिस्कस नहीं किया, 40% जो डेथ्स होती हैं वो पानी से, कंटेमिनेटेड वाटर से रिलेटेड होती है। और 30% तमाम डिजीजेस की बुनियाद आपका जो है वो ये 30 पर, ये जो डर्टी वाटर है ये है। डायरिया जो है पाकिस्तान के अंदर बच्चों में मौत की जो है वो लीडिंग कॉज है। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। किसी खास तौर पे वो बच्चे जो पीएमएस का एग्जाम या वन पेपर एग्जाम देते हैं, तो आपने याद रखना है कि जो डायरिया है वो लीडिंग कॉज है बच्चों में अमवात की। और इस स्टडी के अंदर ये भी बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर 20% लोग जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज का शिकार है। ये तो हो गई एडिशनल चीजें। अब इस एडिटोरियल ने क्या बात कही है वो भी मैंने ये आपको आधी बता दी, थोड़ी सी रह गई है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। कि एक तो ये कि जो लियाकताबाद के लोग हैं उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसी गंदे पानी को पीने के अलावा। वो इसी पानी को पीते हैं डिफरेंट हाइजेनिक जो है वो मैया या प्रिवेंटिव मैया से देने के बाद। और क्योंकि हर कोई क्लीन वाटर जो है या मिनरल वाटर तो नहीं परचेज कर सकता,
और अगर इस इश्यू को रिजॉल्व नहीं किया गया तो इसी तरीके से लोग जो है वो हेपेटाइटिस और दूसरी खतरनाक बीमारियों का शिकार होंगे और उनकी जान जो है वो खतरे में पड़ेगी। इसमें एक और चीज भी हमें नजर आती है, वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों को साफ पानी प्रोवाइड करने के लिए। और करंट सिचुएशन तो बताती है कि जो कराची की लोकल गवर्नमेंट है वो नाकाम हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। और कराची की लोकल गवर्नमेंट की क्या बात करें, सिंध की जो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी लोग सिंध के लोगों को जो है वो बेनिफिट देने में, लोग उनको जो है वो उनकी वेलफेयर की काम करने में नाकाम हो चुकी है। तो क्लीन वाटर जो है वो बेसिक नेसेसिटी है लोगों की। और कराची के लोग डिजर्व करते हैं कि उनको बेटर पानी मिला, बेटर और साफ पानी मिले। और उसके लिए लीडरशिप को क्विकली जो है वो एक्ट करना होगा। तभी जाकर जो है मामला और ये हेल्थ के क्राइसिस से जो है वो कराची के लोग बच सकते हैं। अब आपने बेटा कमेंट सेक्शन में बताना है कि कराची के जो मेयर हैं मौजूदा, उनका नाम क्या है और उनका किस पार्टी से ताल्लुक है। नेक्स्ट एडिटोरियल बेटा जो है हमारा, उसका टाइटल है इंडिया शेम, और ये द नेशन न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश हुआ है। इस एडिटोरियल पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि वन ड्यूरिंग क्लास वन ऑफ माय स्टूडेंट सेड के सर मैंने कहीं पढ़ा है कि पाकिस्तान जो है ना, इंडियन किसी न्यूज़ चैनल पे उन्होंने शायद सुना था कि पाकिस्तान के लिए खवातीन, पाकिस्तान की खवातीन के लिए जो है वो पाकिस्तान सेफ नहीं है, या खवातीन के लिए पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैंने उनको क्लास में भी बताया था, लेकिन आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि खवातीन के लिए पाकिस्तान ने इंडिया सेफ नहीं है। इंडिया में अगर हम सिर्फ रेप केसेस की बात करें तो साल 2021 के अंदर तकरीबन 31,677 लोगों के रेप हुए। मेजॉरिटी ऑफ देम वर गर्ल्स, या जो क्या कहते हैं छोटे बच्चे थे। एवरी डे 2021 में 86 जो है वो रेप होते थे, और इनमें आधे से ज्यादा रेप लड़कियों के होते थे। 2020 में ये 28,000 कुछ थे, और हर साल ये रेशियो बढ़ती जा रही है। 2024 में अभी तक को इनके 28,000 29,000 रेप ये कर चुके हैं, और अगले 5-4 महीने में तो ये 40,000 तक बात पहुंचाएंगे। तो एवरेज वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा है रेप की, और हाईएस्ट जो रेप की रेशियो है वो राजस्थान के अंदर है। इवन दिल्ली के अंदर भी 1250 जो है वो रेप सालाना होते हैं। 2021 हुए हैं और अभी इसकी तादाद बढ़ चुकी है। तो इंडिया जो है वो खवातीन के लिए सेफ कंट्री नहीं है। इंडिया में हर 1 लाख में से 4 खवातीन की जो है वो 4 से 5 खवातीन रेप का शिकार होती हैं। 4 से 5 खवातीन रेप का शिकार होती हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये रेशियो बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर सालाना रेप की जो रेशियो है वो 3,000 से 5,000 के बीच में होती है। और इनमें से भी बहुत सारे केसेस आपके उन एरिया में है जिनको आप पंचायत के अंडर कर सकते हैं। जैसे मुख्तारा माई का केस था, मुख्तारा माई का केस एक पंजाब पंचायत के जो है वो प्लेटफॉर्म या पंचायत ने करवाया था। तो इस तरह के केसेस ज्यादा हैं इंडिया में। ओपन पब्लिक में जो है वो रेप के वाकयात हो जाते हैं। ये तो होगी वो बात जो मैंने आपको बताई। और इसके अलावा वहां पर फॉरेन टूरिस्ट भी सेव नहीं है। 2021-22 में एक स्पेनिश कपल जो है वो एक लड़की थी और उनके हस्बैंड, और वो इंडिया विजिट पे आए हुए थे। उनके पास रहने को होटल नहीं था, तो वो बाइक पर ही पूरे दुनिया का चक्कर लगा रहे थे। तो उनके पास रहने को होटल नहीं था, तो झारखंड के अंदर उन्होंने जो है वो कैंप किया, और कैंप के अंदर जो है उन्होंने स्टे कर दिया। तो वहां पर 7 आदमियों ने जो है वो हमला किया, और हमला करके उनको रेप किया, और 2 घंटे तक जो है वो उनको जो है वो रेप का निशाना बनाते रहे उस खातून को। इसी तरह इसी वाक्य के थोड़ी देर के बाद झारखंड के अंदर ही 21 साल एक स्टेज एक्ट्रेस एक्ट्रेस के साथ जो है वो, जो कि छत्तीसगढ़ से थी, उनके साथ जो है वो उनके को आर्टिस्ट ने जो है वो रेप कर दिया। इसी तरह अतरास इंसिडेंट, वहां पर भी एक 17 साल लड़की, जी ये अतरास यूपी के अंदर है। यहाँ पर 17 साल लड़की के साथ जो है वो एक दो लोगों ने जो है वो गैंग रेप कर दिया, जबकि वो अपनी जब जब वो अपनी शादी से जो है वो एक शादी के इवेंट से जो है वो वापस आ रही थी। तो ये तो है बेटा हाल इंडिया के अंदर जो है वो खवातीन का, कि खवातीन के साथ जो है वो ये सलूक जो है वो किया जाता है। अब इस एडिटोरियल पे आ जाते हैं। तो इस इतवार को दुनिया के तकरीबन 25 ममालिक में और 25 ममालिक के 130 शहरों के अंदर एहतजाज किए गए उस रेप केस में जो कलकत्ता में हुआ।
और उस रेप की हिस्ट्री आपको, डिटेल्स आपको पता ही है, या मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल उसी तरह का केस था जहाँ यहाँ पर हवाला दिया गया, निर्भया बस रेप केस। इस केस में जो है वो ये दिल्ली के अंदर हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था, लोगों ने जो है वो गैंग रेप किया था। गैंग रेप करने के बाद और भी कुछ ऐसी हरकत की थी, वो बच्ची मर गई थी, लेकिन उनके जो बॉडी पार्ट थे वहां पर रॉड जो है वो इंसर्ट कर दिया गया था। तो ये वहां पे जो है वो सूरत हाल थी। अब ये चीज जो मैंने आपको सारी बताई है, ये बताती है कि इंडिया के अंदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज्यादा हाई है, पर्टिकुलरली रेप का। रेप जो है हिंदुस्तान के अंदर चौथा बड़ा क्राइम है। ठीक है। और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के आने के बाद हर किसी के पास मोबाइल फोन है, हर कोई इंटरनेट पे है, तो ये खवातीन जो है अब फेस हरासमेंट भी करती हैं, ब्लैकमेलिंग भी फेस करती हैं, और उन खवातीन बिल्कुल जो है वो अनसेफ फील करती हैं। अब यहाँ पे लोग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लीडरशिप है। ये अमित शाह ने ही बात कही थी जब दिल्ली के अंदर जो है वो रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था खवातीन जिस तरह के कपड़े पहनती हैं उससे जो है वो मर्द हजरात जो है वो क्या कहते हैं, वो मर्दों को प्रोवोक करती हैं और फिर मर्द जो है वो उनका रेप कर देते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है वो इस इशू को हल करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करती है। जैसे ये कोलकाता में ये वाकया हुआ, तो तमाम लीडरशिप को चाहिए था कि वो इस इशू को एड्रेस करते। बीजेपी ने जो है वो ममता बनर्जी जो कि सीएम है बंगाल की, उनके खिलाफ जो है कंपेन चला दी कि वो रिजाइन करें। और दूसरी चीज, दो बड़ी पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी, ये भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करती रहती हैं कि जिसके प्रोविंस में इस तरह का वाकया हो जाए, जिस स्टेट में इस तरह का वाकया हो जाए, अगर उसमें बीजेपी की हुकूमत है तो कांग्रेस उनको ब्लेम करेगी, कांग्रेस की हुकूमत है तो बीजेपी उनको ब्लेम करेगी, सेम जैसे पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब रेप हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, या ये सोशल हिरारकीज की वजह से भी होता है। वहां पर बाज औकात छोटी कास्ट की लड़कियों के साथ रेप किया जाता है और उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, उसको जो है वो कास्ट बेस्ड प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और उन लोगों को इंसाफ भी नहीं मिलता। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, मुसलमानों के साथ जो है इस तरह के बहुत सारे जो है वो मामला देखने को मिलते हैं। इसी तरह एक अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें एक खातून का दिन दिहाड़े पब्लिक एरिया में जो है वो रेप किया गया, एंड नो वन इंटरवीन। किसी ने भी उसमें जो है वो मदाखिल नहीं की, उसको रोकें कि यार ये गलत काम हो रहा है। उस तमाम लोग खड़े खड़े रहे हैं, तमाशा देखते रहे, और जो है वो फिल्म बनाते रहे। ये बिल्कुल उस तरह का सीन था जिस तरह से हिंदुस्तान की जो मूवीज होती थी पुरानी, आजकल की मूवीज में भी होता है, लेकिन पुरानी जो मूवीज होती थी उसमें जो है वो इसी तरह की चीजें होती थी कि खवातीन का रेप हो रहा है रोड पे, क्रिमिनल्स कर रहे हैं, और लोग जो है खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि हीरो आएगा बचाएगा। तो हीरो तो कोई नहीं आया। सो ये शो करती है कि वहां पर लोगों के दिल में भी इस इशू को लेकर, इस इशू के ऊपर आवाज उठाने का जो है वो कोई जो है वो हिम्मत नहीं है। तो तमाम लोग, लीडरशिप और जो वहां की आवाम है, वो सारे के सारे बेहिस हो चुके। तो इस चीज को देखते हुए इंडिया के लिए मशवरा यही है कि उन्हें अपने सोसाइटल एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। उन्हें खवातीन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, रादर दैन कि वो तालिबान के ऊपर या अफगानिस्तान की खवातीन की उन्हें बड़ी फिक्र होती है, उन्हें जो है पाकिस्तान की खवातीन की बड़ी फिक्र होती है, वो अपनी खवातीन की फिक्र करें जो कि सड़कों पर सेफ नहीं है। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई थी।